नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत राजपूत आपका एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा बेटा जी लॉन्गिट्यूड। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या रहेगा बेटा जी? लॉन्गिट्यूड। और ये बेटा जी कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 6। ठीक है। ये क्या है? देशांतर। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी? इसको देशांतर कहेंगे। आई बात समझ में? लॉन्गिट्यूड को बेटा जी हिंदी में क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो बेटा जी ये क्या है? ये भी कैसी है बेटा जी? ये भी इमेजिनरी हैं। ये भी कैसी है बेटा जी? इमेजिनरी हैं, यानी कि ये भी कैसी है बेटा जी? काल्पनिक हैं। कैसी है बेटा जी? आप कहोगे काल्पनिक। आई बात समझ में? कैसी है दोस्तों? आप कहोगे सर काल्पनिक है। आई बात समझ में? ये कैसी है? ये भी काल्पनिक है। अब इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये क्या है बेटा जी? आपकी प्यारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। अब दोस्त मेरे मित्रों, अगर पृथ्वी को बीचों बीच ऐसे करके हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो दोस्तों ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा कहलाता है बेटा जी? ये कहलाता है बेटा जी आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा जी इसको? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे इसको। ठीक है। और बेटा जी ये कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा बेटा जी? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे बेटा? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। वही सेम कंसेप्ट बेटा जी जो हमने पिछली क्लास में लगाया था, ऐसे करके। ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये वाला गोलार्ध क्या बनेगा? पूर्वी। और ये वाला क्या बनेगा? पश्चिमी बनेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक। चलिए, तो ये बात समझ आई कि जो पृथ्वी के बीचों बीच देशांतरीय जो रेखा पृथ्वी को बीचों बीच जो है दो हिस्से में बांटती है, उस रेखा का नाम क्या होगा? तो बेटा जी इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम होता है प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या कहते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन। हिंदी में कहते हैं इसको प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहेंगे बेटा जी इसको? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी इसको? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। आई बात समझ में? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है इसको। जीरो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है इसको कहेंगे। आई बात समझ में? बोलो, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर बेटा जी ये बात आपको खूबसूरत तरीके से समझ आ गई है, तो चीज़ों को अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक बात समझिए, मैंने क्या बताया कि ये क्या है? अपनी प्यारी पृथ्वी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर भी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होंगे, नंबर ऑफ लैटिट्यूड होंगे, ओ सॉरी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होंगे, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन होगी, सर्कल होंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जो रेखा ये सामने से खींची गई है, यही इसके पीछे से खींच के आएगी तो 180 डिग्री की बन जाएगी। जैसे कि दोस्तों ध्यान दो यहाँ पर, जैसे कि कहाँ गया? ध्यान दो, ये बोर्ड इस पे दिखाएंगे आपको प्यारी पृथ्वी, खूबसूरत सी प्यारी पृथ्वी। उसमें हम आपको चीज़ें जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, शाकला का बूम बूम धम धम आ गई। देखो, अबे बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, होगी बड़ी। छोटी है थोड़ी सी, इतनी बड़ी नहीं, इतनी ठीक है। बेटा जो ये रेखा सामने से खींची है, ये 0 डिग्री कौन सी है? जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। यही अब क्या पृथ्वी क्या है दोस्तों? पृथ्वी क्या है दोस्तों? अब इसके बिल्कुल पीछे से, यानी कि बिल्कुल बैक साइड में यही रेखा ऐसे खींचते हुए पीछे से आएगी। आई बात समझ में? ये वाली हो जाएगी बेटा 180 डिग्री। जो इसके पीछे से आएगी, ये कौन सी हो जाएगी? 180 डिग्री वाली हो जाएगी। आई बात समझ में? ये कौन सी हो जाएगी बेटा जी? 180 डिग्री वाली हो जाएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो दोस्त एक बात ध्यान दो, जो ये 0 डिग्री वाली होती है, जो ये 0 डिग्री वाली होती है, इसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन लाइन। इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल टाइमलाइन। इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन कहा जाता है। और जो 180 डिग्री वाली होती है, इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा,
ये फ़र्क है इन दोनों में। अब दोस्तों यहाँ से चीज़ें समझने वाली हैं, एक एक करके चीज़ों को ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अबे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया बे? इस पे ही आ जाओ, ये बात समझ आ गई। यानी कि बेटा जी मैंने क्या बताया कि जो ये वाली रेखा है ये 0 डिग्री वाली है, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। ये इंटरनेशनल टाइमलाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन। आई बात समझ में? अब दोस्तों यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा फटाफट से, कि ये है, ये ईस्टर्न है, तो इस तरफ टाइम क्या चलता है? इस तरफ टाइम चलता है पॉजिटिव में, ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो टाइम चलेगा नेगेटिव में। क्यों? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर 2 बजे है, 2 PM है, तो यानी कि आगे कोई देश होगा तो उसमें टाइम पॉजिटिव में आएगा। जैसे भारत है, ये क्या है? 0 डिग्री है। इसको क्या एक्चुअली में, चलो इसको और किसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। इसको किसी और भारत के रिस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये कौन सी लिखा है? प्राइम मेरिडियन लाइन है। मैंने क्या कहा? ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री लाइन, ये कहाँ से खींची गई है? तो दोस्तों ये रेखा खींची गई है, आप क्या लिखोगे? ये खींची गई है ब्रिटेन से। कहाँ से खींची गई है? ब्रिटेन से खींची गई है। ब्रिटेन में कहाँ से? लंदन से खींची गई है। लंदन में कहाँ से? ये खींची गई ग्रीनविच सिटी से। कौन सी? ग्रीनविच सिटी से खींची गई है। ग्रीनविच शहर से खींची गई है। इसी शहर के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। क्या नाम है बेटा जी? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ये यहाँ से ये रेखा खींची गई है। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? ब्रिटेन के अंदर लंदन एक शहर है, इसके पास एक करीब शहर है छोटा सा जिसका नाम है ग्रीनविच। इसके अंदर एक ऑब्जर्वेटरी है, लेबोरेटरी है जिसका नाम क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से ये रेखा खींची गई है। और इसने क्या कहा? इसने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर मान लो यहाँ से जो टाइम है, यहाँ इस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव में जाएगा, और इस तरफ जाएगा तो टाइम नेगेटिव में चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? GMT कहते हैं, तो यही होता है GMT, क्योंकि G का मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ये GMT का मीनिंग ये हो गया। G बोले तो ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच से ली गई है। अब दोस्त एक बात बताओ, लेटेस्ट एग्जाम्पल, ये प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है। आई बात समझ में? ये अपना प्यारा भारत है। अब इस तरफ चलेगा तो ऐसे कोई क्या देशांतर रेखा होगी, ऐसे खींची गई होगी। तो भारत का मानक समय कितने डिग्री पे है? आपको होगा सर 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। कितने पे है? ईस्ट। ईस्ट क्यों है? क्योंकि भारत कहाँ पर है? इस तरफ है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, देशांतरी तरीके से देखा जाए तो मैंने क्या कहा? ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लाइन है। ये कौन सी है? 0 डिग्री लाइन। ये 82.5 डिग्री। तो भारत के मानक समय में और ब्रिटेन के मानक समय में कितने समय का अंतर होता है? आपको होगा सर 82.5 डिग्री का अंतर होता है। कितना होता है? 82.5 डिग्री का अंतर होता है। पर इसको अगर घंटे में कहें कितना, तो आपको होगा 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितना होता है? 5.5 घंटे का। कैसे होता है सर? आप प्रूफ करके दिखा दो बेटा। अभी ये करेंगे ना प्रूफ। देखो देखो, पृथ्वी का रोटेशन मैंने बताया था। पृथ्वी का रोटेशन टाइम कितना है? पृथ्वी का रोटेशन टाइम मैंने बताया था आपको, याद करो, 24 घंटे बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? आपको सर बिल्कुल बताया था। पृथ्वी का रोटेशन का मतलब अपने अक्ष पे घूमना। जैसे ये पानी का गिलास है, जैसे ये पानी का गिलास है, और इसमें पानी के गिलास को क्या कर रहा हूँ? इसके नीचे से एक्सिस फिक्स कर दिया और इसको घुमा रहा हूँ। दिख रहा होगा? घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि अपने अक्ष पे वापस से क्या करके आना? वापस से आ जाना। आई बात समझ में? जैसे आप इसको समझिए, यार ये बैक कैसे होगा? आ जा, मैं उस डायग्राम से माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें एकदम क्लियर कट आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखो ये पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी का ये क्या है? ये अक्ष है, मान लो ये अक्ष है। अब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, जैसे मान लो लेटेस्ट एग्जांपल कि ये अपना प्यारा भारत है। ये सामने भारत दिख रहा है, ये अपना आपको प्यारा भारत दिख रहा होगा, ये भारत है, ठीक है। ये क्या है? भारत है। आई बात समझ में? अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ये देखो रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। अब अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है। वापस से भारत आया, कितना समय लगा? वापस से भारत आने में कितना समय लगा? इसे 24 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? आप कहोगे लो भैया 24 घंटे का समय लगा, ये भारत आ गया। आ गया। अब पृथ्वी क्या है?
सर्कल है, पृथ्वी क्या एक सर्कल है, और किसी भी सर्कल के अंदर मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, आपको होगा सर 360 डिग्री का बन सकता है। यानी कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, आपको होगा सर 24 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा, 24 घंटे का समय लगा। आप कहोगे सर ठीक है, अब ये बताओ कितने मिनट लग सकते हैं 360 डिग्री घूमने में। बहुत सिंपल है, 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 सिक्का 144, कितना आ गया, 1440 मिनट आ गया। कितना आ गया, 1440 मिनट। आई बात समझ में। अगर आपको उस पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, मैंने कहा सिंपल है, 1440 बटा में आपको क्या कर देना है, 360 कर देना है। क्या कर देना है, 360। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 36 कम 36, 36 चौका, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 मिनट आ गया। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है, आप कहोगे सर 4 मिनट का समय लगता है। बहुत ईजी हो गया ये बहुत ईजी हो चुका है आपके लिए। आई बात समझ में, क्लियर है। डू यू गेट माई पॉइंट। मैंने क्या कहा कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है, आप कहोगे सर 4 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि आप इसके माध्यम से समझो कि मान लो ये कितना है, अरे बाप रे, ये मान लो 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। यानी कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, ये 0 डिग्री वाला जब 1 डिग्री पे पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा, जब 0 डिग्री वाला हिस्सा 1 डिग्री पे पहुंचेगा तो इसको 4 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 4 मिनट का। और 1 डिग्री वाला 2 डिग्री पे पहुंचेगा तो इसको फिर से 4 मिनट लगेगा। यानी कि हमें एक चीज़ पता लगी, हमें क्या पता लगी कि पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट करेगी तो कितना समय लगेगा, 4 मिनट। तो 360 डिग्री घूमेगी, कितना मिनट लगेगा, 360 गुना में 4 कर दो, 1440 मिनट आ गए, मतलब 24 घंटे का समय लगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बेटा जी बस यही बात तो मैंने आपको बतानी थी, मैंने बेटा जी यही बात तो आपको बतानी थी कि ये जो ब्रिटेन है, ये क्या है बेटा जी, ब्रिटेन। मान लो ब्रिटेन में, लेटेस्ट एग्जांपल, मान लो ब्रिटेन में 2 PM का टाइम है, इस टाइम 2 PM का टाइम है। तो बताओ भारत, ये भारत है, तो भारत में कितना टाइम होगा। क्वेश्चन ये ऐसे ही आता है बेटा, सीजीएल के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सीजीएल CHSL या CPO या MTS GD, जो भी SSC का कोई एग्जाम दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन में अगर दोपहर के 2 बजे हुए हैं तो भारत में क्या समय होगा इस टाइम। तो बेटा सिंपल सी बात है, कितना है, 2 PM है। कितना है, 2 PM। तो ब्रिटेन का हमें लोकेशन पता है कितने है, 0 डिग्री पे है। भारतीय कितने पे है, 82, 82.5 डिग्री पे है। तो कुछ नहीं करना बेटा जी, 82.5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया, 4 पंजे 20, 3 2 डॉट लगा दो, 4 दूनी 8, 9 10, 1 4 32 और 1 33, कितना आ गया, 330 मिनट का समय आ गया। यानी कि इस 2 PM में हमें कितने ऐड करने हैं, 330 मिनट ऐड करने हैं। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटे। तो कितना आ गया, 7:30 PM भारत में ये समय होगा। जब भारत में 7:30 बजे का टाइम होता है तो जो ब्रिटेन है वहाँ पर कितना समय होता है, 2 बजे का टाइम होता है। ऐसे ही निकाला जाता है बेटा जी। आई बात समझ में। सिमिलरली एक बार मैंने किसी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ था। क्वेश्चन ये आया था कि जो मनूस पाकिस्तान है, क्या बेटा जी, मनूस पाकिस्तान का जो मानक समय है, इसका जो मानक समय है और भारत का जो मानक समय है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। भारत का मानक समय जो है, मानक समय कितने डिग्री का अंतर है। तो बेटा पाकिस्तान का मानक समय है 75 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। भारत का मानक समय कितने पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो कितने का अंतर आ जाएगा, तो 82.5 डिग्री माइनस में 75 डिग्री, कितना आ गया बेटा जी, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री का अंतर। और यही आंसर था उसमें, कॉमन है। अगर वो ये पूछ ले कि भारत के मानक समय और पाकिस्तान के मानक समय में कितने मिनट का अंतर है, तो आपको मैंने मानक समय बता दिया तो बता दोगे। आपको सीधा ये पता है 7.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 4 7 28 29 30, कितना अंतर है, आपको होगा सर 30 मिनट का अंतर है। कितना है, 30 मिनट का अंतर है। तो इसका मतलब पाकिस्तान का जो मानक समय है हमसे क्या है, पीछे है आधा घंटा, क्योंकि 75 डिग्री भारत का 82.5 डिग्री। तो भारत का मानक समय जो है पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। यानी कि इस टाइम पे अगर देखोगे तो 4 बजे हुए हैं, इस टाइम पे 4 बजे हुए हैं, तो पाकिस्तान में इस टाइम कितना समय है, 3:30 बजे हुए हैं। आई बात समझ में। अच्छा, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। वो कहेगा भारत का, ये तो था, ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में आया हुआ था। भारत का मानक समय पूछ लेगा कि आपको पता है 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, आपको पता है। अब पड़ोसी देशों में चला गया है तो बांग्लादेश भी पूछ सकता है
कि बांग्लादेश का मानक समय कितने डिग्री पे है, आप कहोगे सर 90 डिग्री ईस्ट पे है। कितने पे है बेटा जी? 90 डिग्री ईस्ट पे। आई बात समझ में? क्लियर है? कितने पे है? 90 डिग्री ईस्ट पे। आई बात समझ में? 90 डिग्री ईस्ट। वो पूछ लेगा भारत और बांग्लादेश के मानक समय में कितने का अंतर, कितने डिग्री का अंतर है, तो आप क्या कहोगे सर? 90 डिग्री माइनस में 82.5 डिग्री, कितना आ गया? आप कहोगे सर 7.5 डिग्री। कितने का अंतर है? 7.5 डिग्री का अंतर है। आई बात समझ में? अगर वो ये पूछ ले कि भारत में इस टाइम पे मान लो अभी 4 बजे हुए हैं, यहाँ 4 PM का टाइम है, तो बताओ बांग्लादेश में कितना टाइम होगा? तो ऑब्वियस ही बात है 7.5 डिग्री हो गया। इस 7.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। आई बात समझ में? बस कुछ नहीं करना। तो बांग्लादेश में कितना समय होगा? बांग्लादेश में 4:30 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए हैं इस टाइम पे? बांग्लादेश में 4:30 बजे हुए हैं। आई बात समझ में? बांग्लादेश में कितने बजे हुए हैं? 4:30 बजे हुए हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो बांग्लादेश में जो मैच स्टार्ट होता है और देखते होंगे भारत के मानक समय के हिसाब से वहाँ का जो टाइम है भारत से आधा घंटा आगे है। वहाँ का मानक समय भारत से आधा घंटा आगे है और पाकिस्तान का जो जो टाइम पीरियड है वो भारत से आधा घंटा पीछे है। आई बात समझ में? और वो ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइम में कितने मिनट का या कितने घंटे का अंतर है, तो 60 मिनट का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का 75 डिग्री पे है और बांग्लादेश का कितने पे है? 90 डिग्री पे है। दोनों में कितना अंतर आया? 15 डिग्री का अंतर आया। तो 15 चौका 60, कितना आ गया? 60 मिनट आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर है? याद रखोगे? चलिए अब बेटा जी बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? देखो बात करते हैं टाइम जोन की। इसी के अंदर ही है बेटा ये सारा टॉपिक। जब चेंज करूंगा टॉपिक तो बताऊंगा। टाइम जोन, तो विश्व के अंदर कितने टाइम जोन है बेटा जी? आप कहोगे सर 24 है। कितने हैं? 24 टाइम जोन है। कितने बेटा जी? 24 टाइम जोन, 24 है। एक्चुअल में क्या कर रखा है? हर 15 डिग्री पर एक टाइम जोन बना रखा है। हर 15 डिग्री पे क्या बना रखा है? हर एक 15 डिग्री पे क्या बना रखा है? टाइम जोन बना रखा है। हर 15 डिग्री पे क्या बना रखा है? एक टाइम जोन बना रखा है। तो एक बात बताओ, पृथ्वी पे टोटल 360 डिग्री की है, तो हर 15 डिग्री पे बना रखा है, तो टोटल कितने टाइम जोन होंगे? 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6 0, 15 चौका 60, आगे ना 24। विश्व में टोटल कितने टाइम जोन है? 24 है। तो हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन बना रखा है। हर 15 डिग्री पे टाइम जोन बना रखा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है रूस के अंदर। कितने हैं? 11 टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा रूस के अंदर है। फिर कहाँ पर है? USA और कनाडा में। USA और कनाडा में यहाँ पर कितने हैं? 7 है। चाइना के अंदर कितने हैं? 5 है। ठीक है, चाइना के अंदर कितने हैं? 5 हैं। आपके दिमाग में आएगा सर 11 और 7, 18, 18 और 5, सॉरी 11 पता है आपके दिमाग में क्या आएगा? मैं भी बता देता हूँ क्वेश्चन। USA में कितने बताए? मैंने 7। कनाडा में कितने बताए? मैंने कहा कनाडा में भी कितने हैं? 7। आपके दिमाग में आएगा 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30। आपको सर 30 टाइम जोन हो गया, आपने तो 24 बताए हैं। अरे मूर्खों, ये आती है। आप में से कुछ की प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है। जो जो प्रॉब्लम आ सकती है मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, एक कॉमन सेंस लगाओ। थोड़ा सा वाइड कर देते हैं इसको। देखो ये भारत का 82.5 डिग्री वाला ही रेखा है टाइम जोन। मान लो हर 15 डिग्री पे है, तो 15 छिका 90, 90 भारत में यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। तो जो टाइम जोन भारत से गुजर रहा है, तो क्या वो चीन से नहीं गुजर रहा? क्या वो रशिया से नहीं गुजर रहा? आई बात समझ में? तो एक क्या होगा? 45 भी होगा। 45, 15 चौका 60, 60 भी यहाँ कहीं होगा, भारत में यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा। तो एक जो भारत में गुजर रहा है, क्या वो पाकिस्तान से नहीं गुजर रहा? क्या कजाकिस्तान से नहीं गुजर रहा? क्या रशिया से नहीं गुजर रहा? यानी एक टाइम जोन जो विश्व ने बनाए हुए हैं वो कई देशों से गुजर सकते हैं। तो ये ऐसे करके हर 15 डिग्री पे टाइम जोन बना रखा है। आई बात समझ में? तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने तो गलत बता दिया, ये तो टोटल 30 हो गए, ये तो टोटल 30 हो गए। बेटा टोटल 24 टाइम जोन है। जो टाइम जोन USA से गुजरता है वही टाइम जोन कनाडा से भी गुजरता है। तो दोनों के कॉमन है। आई बात समझ में? अब बेटा किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात का क्लियर है? अब आपके दिमाग में आएगा, देखो एक बात बताओ, मैंने कहा ये 0 डिग्री वाली रेखा थी, ये क्या थी? 0 डिग्री वाली रेखा थी। 0 डिग्री वाली। इसके पीछे से क्या आई? इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री की। तो एक्चुअली में क्या हुआ? मैंने पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी को खोल दिया, ऐसे करके पृथ्वी को फ्लैट करके खोल दिया। ये क्या आई?
0 डिग्री वाली रेखा आई, यहाँ पर क्या आई 1 डिग्री ईस्ट, ये क्या आएगा 2 डिग्री ईस्ट, ये क्या आएगा 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 180 डिग्री तक। यहाँ पर क्या आएगा 1 डिग्री वेस्ट, यहाँ क्या आएगा 2 डिग्री वेस्ट, यहाँ तक जाते जाते कहाँ तक आएगा 180 डिग्री। और इसको ऐसे पीछे से फोल्ड कर दो तो ये 180 वाला यहाँ से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से मिलेगा, कोई पेज नहीं रखा ना तो मैं आपको समझाता, समझना। जैसे मान लो ये फ्लैट है, ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, अब मैंने इसको मिला दिया है, आई बात समझ में। ऐसे ये उंगली देखो, ये फ्लैट था, अब इसको मैंने ऐसे करा दिया, गोल बन गया। तो ये 180 डिग्री वाला, ये 180 डिग्री वाला, ये ऐसे खोल रखा था, तो ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, इसलिए टोटल नंबर 360 ही बनेगी यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लाइन। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की कहानी और किस्सा समझ आ गए हैं तो बात करते हैं इसी के अंदर कि अच्छा देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन, टू लॉन्गिट्यूड लाइन, दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है बेटा 111.37 किलोमीटर। कितना होता है 111.37 किलोमीटर। और क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, आप कहोगे सर गोरे कहा जाता है। आई बात समझ में। दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, गोरे कहलाया जाता है। और ये कितना है 111.37 किलोमीटर। और जबकि मैंने दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर कितना बताया था, 111 किलोमीटर बताया था, और उसको जोन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको जोन कहा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर कितना है, वो 111 किलोमीटर है। और यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर 111.37 किलोमीटर है, और इसको गोरे कहा जाता है। फाइन, आई बात समझ में। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई। अगर यहाँ तक की बात और कंसेप्ट आपको ठीक ठाक समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात बढ़ते हैं बेटा जी अब आगे की तरफ। ये टॉपिक जो है लॉन्गिट्यूड वाला को खत्म हो गया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के अंदर इतनी चीज़ें बताई जाती हैं कि प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है, ठीक है, टाइम जोन क्या होता है, वो चीज़ें मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करके बता दी है। अब बेटा जी इसी चैप्टर के अंदर एक नई चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं बेटा जी, इक्विनॉक्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको विषुव कहते हैं। आई बात समझ में। क्या कहेंगे बेटा जी, विषुव कहेंगे। आई बात समझ में। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे और नाइट। इसका मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल। क्या इक्वल होगा, इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट। यानी कि डे इज इक्वल टू नाइट, डे इज इक्वल टू नाइट। मैंने ये बात आपको बतानी है। कैसे, आप एक चीज़ समझिएगा, आप एक चीज़ समझिए। ये क्या है, प्यारी पृथ्वी है। ये क्या है बेटा जी, आपकी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसका नाम क्या है बेटा जी, इक्वेटर लाइन है। जिसका नाम क्या है बेटा जी, इक्वेटर लाइन है। अब बेटा जी मैंने इसके ऊपर आपको बताया था, ये क्या है, आपकी कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। और ये क्या है बेटा जी आपकी, ये आपकी मकर रेखा है। ये क्या है बेटा जी, आपकी मकर रेखा है। ये क्या है बेटा जी, आपकी मकर रेखा है। मैंने बेटा जी आपको बताया था, याद करो ये वो पल, मैंने कहा था सूरज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहता है। सूरज यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहता है पूरा साल। एक बार तो बेटा जी कहाँ पर आता है, एक बार आता है कहाँ पर, एक बार आता है कहाँ पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। पर साल में 2 बार सूरज कहाँ पर आता है, यहाँ पर। आई बात समझ में। जब सूरज यहाँ पर होगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जब सूरज यहाँ पर होगा, एक चीज़ सोचने वाली है, यहाँ पर होगा तो ये पृथ्वी के बीचों बीच है। तो पृथ्वी के बीचों बीच है तो पृथ्वी के दोनों भागों में ये सूरज की किरणें बराबर डालेगा या नहीं डालेगा। कॉमन सेंस लगाना, जब ये पृथ्वी के बीचों बीच है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में बराबर मात्रा में सूर्य की किरणें डालेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। इससे क्या होता है, मतलब इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों, कि दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दिन और रात बराबर होंगे। और ये साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। साल में कितनी बार होता है बेटा, साल में 2 बार होता है। कब होता है बेटा,
एक बार होता है 21 मार्च को। एक बार कब होता है बेटा? 21 मार्च को होता है। और दूसरी बार कब होता है बेटा? आपको होगा सर 23 सितंबर को। दूसरी बार कब होगा बेटा जी? 23 सितंबर को। एक बार होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब बेटा जी आपके दिमाग में आएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इनका कुछ नामकरण भी तो किया गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। इस वाले को क्या कहते हैं बेटा? इस वाले को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं बसंत विषु। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? इसको बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? बसंत विषु कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं बेटा जी? इस वाले को कहते हैं शरद काल विषु। इसको क्या कहेंगे बेटा जी? शरद काल विषुव कहते हैं। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? शरद काल विषुव होते हैं और इस साल में 2 बार ही होता है। और इस दिन क्या होते हैं कि वर्ष में जब 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं तो क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। यानी जितना टाइम दिन रहेगा उतने टाइम की क्या रहेगी? रात रहेगी। ये इसको क्या कहते हैं बेटा? विषुव कहते हैं। विषुव क्या होता है बेटा? इक्वल डे एंड नाइट, यानी दिन और रात का बराबर होना। साल में 2 बार ये घटना होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च वाले को क्या कहते हैं? बसंत विषु। और 23 सितंबर वाले को क्या कहते हैं बेटा जी? शरद काल विषु कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बेटा जी। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद पढ़ते हैं सोलिस्टाइस। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? सोलिस्टाइस। हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रांति। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा जी? संक्रांति कहते हैं। ठीक है, संक्रांति कहते हैं। संक्रांति 2 होती हैं भैया। क्या होती हैं? 2 प्रकार की संक्रांति होती है। एक होती है समर सोलिस्टाइस। एक होती है बेटा जी समर सोलिस्टाइस। हिंदी में कहते हैं बेटा जी ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी बेटा जी? दूसरी हो जाएगी विंटर सोलिस्टाइस। दूसरी कौन सी हो जाएगी बेटा? विंटर सोलिस्टाइस, यानी कि शीतकालीन संक्रांति। क्या कहेंगे बेटा जी? शीतकालीन संक्रांति। क्या कहेंगे बेटा? शीतकालीन संक्रांति। दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को समझोगे कि दोनों होते क्या हैं। दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो समर सोलिस्टाइस, यानी कि ग्रीष्मकालीन संक्रांति। समर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस, ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी प्यारी पृथ्वी है। ये क्या है बेटा जी? प्यारी पृथ्वी है। मैंने कहा ध्यान से दीजिएगा, पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच ये कौन सी रेखा होगी? इक्वेटर लाइन होगी, यानी भूमध्य रेखा होगी। क्या होगी बेटा जी? ये भूमध्य रेखा होगी। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी बेटा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, यानी कि आपकी 23.5 डिग्री साउथ, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। मैंने क्या कहा था कि सूरज जो है कहाँ रहता है? सूरज साल भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है। तो जब सूरज कहाँ कर्क रेखा के परपेंडिकुलर आ जाता है, मैंने क्या बताया कि जब सूरज कर्क रेखा के परपेंडिकुलर आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? व्हेन, दिख रहा होगा स्क्रीन पे रेड वाला तो दिख रहा है, ठीक है। व्हेन द सन इज परपेंडिकुलर, व्हेन द सन इज परपेंडिकुलर टू द, perpendicular to the, when the sun is perpendicular to the tropic of cancer line, tropic of cancer line। मैंने क्या बताया कि जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है तो ये क्या कहलाता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहलाता है, यानी कि समर सोलिस्टाइस कहलाता है। When the sun is perpendicular to the tropic of cancer line, that is known as summer solstice। तो इस केस में दो सिचुएशन बनती है दोस्त, इस केस में दो सिचुएशन बन जाती है, दो सिचुएशन बनती है, ठीक है। एक उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, और बेटा जी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा,
दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, ध्यान से समझना इस बात को। उत्तरी गोलार्ध में एक बात बताओ, भूमध्य रेखा से ऊपर क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध में ही सूर्य है। तो बेटा जब सूरज यहाँ पर है तो दोस्त, सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें यहीं पड़ेंगी, सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें यहीं पड़ेंगी ना, इसी क्षेत्र पे पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? क्योंकि सर बिल्कुल। तो एक बात बताओ, सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें पड़ेंगी यहीं, तो दिन कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा? बेटा दिन, दिन डे कैसा होगा, दिन हो जाएगा बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा बेटा जी बड़ा, और रात कैसी हो जाएगी बेटा जी, छोटी। रात कैसी हो जाएगी बेटा जी, छोटी हो जाएगी। जैसे कि, और ये होता कब है, जो ये सिचुएशन है ये होती कब है, जब सूर्य यहाँ परपेंडिकुलर आता है। ये सिचुएशन होती है बेटा समर सोलिस्टाइस की 21 जून की। उस दिन डेट क्या होती है बेटा, 21 जून होती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है उस दिन तारीख क्या होती है, 21 जून होती है। अब सोचो 21 जून भारत में क्या होती है, गर्मी होती है कि नहीं होती? गर्मी होती है जून में। तो जून में देखते होंगे गर्मियों के दिनों में क्या होते हैं, दिन बहुत लंबे लंबे होते हैं। 5 बजे ही सूरज निकल जाता है सुबह सुबह, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे जाके सूरज डूबता है। तो दिन लंबे हो जाते हैं, और रातें देखते होंगे कि आप रातें छोटी पड़ जाती हैं, है ना। और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में अब सूरज की किरणें नामात्र की पहुंचती है, तो यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर दिन कैसे हो जाते हैं, दिन बड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है बड़ा, और रात क्या हो जाती है, छोटी। रात क्या हो जाती है बेटा जी, छोटी हो जाती है। रातें कैसी हो जाती है बेटा जी, छोटी हो जाती है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, ये कहानी समझ आ रही है। सिंपल सी बात बताई मैंने, समर सोलिस्टाइस की। ग्रीष्मकालीन संक्रांति क्या होता है बेटा, कि जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहलाती है। और ये साल में एक बार ही होता है, कब, 21 जून के दिन होता है। तो जब ऐसी घटना होती है तो सूरज कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो सूरज की किरणों का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन, अबे ये उल्टा लिख दिया भाई, दिन, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रातें बड़ी हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन बड़ा, दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा और रातें बड़ी हो जाएंगी। क्यों, सर्दियों में क्या होता है, आप देखते होंगे कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे ही क्या होता है कि शाम ढलनी, रात ढलनी शुरू हो जाती है, और सुबह 7 साढ़े 7 तक क्या होता है, सूरज निकलना शुरू करता है। यानी रातें क्या हो जाती है, लंबी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, और दिन सर्दियों में क्या, छोटे हो जाते हैं। यही केस चलता है दक्षिणी गोलार्ध में। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा विंटर सोलिस्टाइस। आगे बढ़ते हैं बेटा जी विंटर सोलिस्टाइस, शीतकालीन संक्रांति। हिंदी में क्या कहेंगे, शीतकालीन संक्रांति। अब इस केस में क्या होता है बेटा जी, ठीक है, इस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो क्या होगी आपकी इक्वेटर लाइन, ये क्या होगी बेटा जी आपकी कर्क रेखा, और ये क्या होगी बेटा जी आपकी मकर रेखा। ठीक है, जब सूरज कहाँ आता है बेटा, जब सूरज मकर रेखा के परपेंडिकुलर आ जाता है, जब सूरज कहाँ पर आ जाता है, मकर रेखा के परपेंडिकुलर आ जाता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना कहलाती है आपकी क्या बेटा जी, यह घटना कहलाती है आपकी विंटर सोलिस्टाइस। और ये साल में एक बार ही होता है, कब, 22 दिसंबर को। कब होता है बेटा जी, 22 दिसंबर को ये घटना होती है। कब होती है, 22 दिसंबर को। तो आप क्या लिखोगे कि when the sun is perpendicular, when the sun is perpendicular to the tropic of Capricorn line, tropic of Capricorn line, कि जब सूर्य जो है, जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत आ जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, शीतकालीन संक्रांति कहलाती है। अब बेटा जी एक बात बताओ, यहाँ पर भी दो सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर भी क्या बनेगी, दो सिचुएशन। एक बनेगी उत्तरी गोलार्ध, एक क्या बनेगी बेटा जी, उत्तरी गोलार्ध की सिचुएशन। एक बनेगी बेटा उत्तरी गोलार्ध में, एक सिचुएशन बनेगी दक्षिणी गोलार्ध में। एक सिचुएशन क्या बनेगी बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में सिचुएशन क्या बनेगी, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। अब बेटा उत्तरी गोलार्ध में तो, अब एक बात बताओ,
उत्तरी गोलार्ध में तो सूरज है ही नहीं, इस टाइम सूरज कहाँ है, यहाँ से नीचे है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यानी कि सूरज की किरणें तो उत्तरी गोलार्ध में पहुंच ही नहीं रही। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा हो जाएगा, दिन हो जाता है छोटा। दिन कैसा हो जाता है बेटा जी, छोटा। और रातें कैसी हो जाती हैं, लंबी, यानी कि बड़ी हो जाती है। जैसे अक्सर हमारी सर्दियों में हमारे साथ होता है, 22 दिसंबर के आसपास देखो भारत में क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं और दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और रातें कैसी होती है, लंबी होती है। पर इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन, क्योंकि सूरज का प्रकोप सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारत में तो शीत ऋतु आ गई, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ गई, अब सूरज कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन ऋतु हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, दिन हो जाएगा बड़ा, दिन हो जाएगा बड़ा, और रातें कैसी हो जाएंगी, छोटी। आई बात समझ में। यही घटना क्या कहलाती है, 22 दिसंबर वाली विंटर सोलिस्टाइस कहलाती है, यानी कि शीतकालीन संक्रांति कहलाती है। आई होप आप इस बात को जो है इजीली अंडरस्टूड कर गए होंगे। फिर भी बेटा जी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपको अपनी फेसबुक आईडी और टेलीग्राम चैनल दे रखा है, आप मुझसे बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था मेरा टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फेसबुक पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हेमंत कलिया राजपूत, ठीक है। किस नाम से है, फेसबुक पे हेमंत कलिया राजपूत। और कुछ एक मूर्ख स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, बेटा नमस्ते भी करनी होती है, ये आपके एटिकेट दिखाते हैं, आपके संस्कार दिखाते हैं, है ना। कुछ तो डायरेक्टली कह देंगे और ये भी नहीं बताते कि सर हम कौन से बैच में हैं। हमको ये भी तो बताया करो पहले, जब भी कभी आप मैसेज करो तो बताया करो कि सर भाई मैं आपकी इस बैच का स्टूडेंट हूँ और मुझे आपसे ये डाउट पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा ये डाउट दूर करें। ऐसे पूछते हैं, कुछ एक लक्षण अच्छे नहीं होते कुछ एक के, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा जी, हमने आते ही हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ा, लॉन्गिट्यूड के बाद हमने इक्विनोक्स पढ़ा, इक्विनोक्स के बाद सोलिस्टाइस जो कि 2 प्रकार का होता है, समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस, ये हमने दोनों पढ़ लिए। क्लियर है बेटा जी, ओके फाइन। तो बेटा जी अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको क्या कहते हैं बेटा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक्चुअली में ये सिद्धांत क्या था कि देखो, इसने कहा कि धरती कैसे बनी, ये एक सिद्धांत था कि धरती कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं, ये कैसे बनी, ठीक है। धरती कैसे बनी, ये सब चीज़ें तो इन पे चर्चा करने वाली जो बात है वो चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं कि धरती कैसे बनी, कैसे ये पर्वत बने, कैसे क्या। सबसे पहले तो बहुत से लोग थे कि धरती की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था कि जल वायु अग्नि से जो है इससे क्या हमारी पृथ्वी बनी है। पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनार ने दी थी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनार। कौन थे बेटे, अल्फ्रेड वैगनार। अल्फ्रेड वैगनार ने थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा कि बिफोर, कि आज से 200 मिलियन साल पहले, बिफोर 2 मिलियन ईयर्स, कि आज से 200 मिलियन साल पहले इसने क्या घटना बताई कि पृथ्वी जो बनी है आज से 200 मिलियन साल पहले बनी है। बेटा जी ध्यान दीजिएगा कि अल्फ्रेड वैगनर ने क्या सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। इसने क्या बताया था इस थ्योरी के अंदर बेटा जी, इसने ये बताया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति, पृथ्वी बनी है आज से 200 मिलियन साल पहले बनी है। और उसके अंदर क्या है कि जो अंदर जो महाद्वीप बने हैं, उन महाद्वीपों कैसे वो महाद्वीप बने, ये सब चीजें इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ही बताई गई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर अल्फ्रेड वैगनर ने ये बताया कि पहले महाद्वीप जो थे ये महाद्वीप बने कैसे हैं। चलो पृथ्वी बन गई, पृथ्वी की संरचना होगी, बिग बैंग एक्सप्लोजन हो गया, पृथ्वी बन गई, ठीक है। इसने अल्फ्रेड वैगनर ने कहा ठीक है, क्योंकि एथेल्स आया, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटायर ने दी, फिर मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी एडविन हब्बल ने दी। उन्होंने बताया कि जो है कैसे कैसे पृथ्वी बनी या दूसरे प्लेनेट बने, उपग्रह कैसे बने, वो सब सिद्धांत एक अलग विषय है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पर इसने क्या बताया इस थ्योरी के अंदर कि कैसे महाद्वीप बने,
कि महाद्वीपों की संरचना कैसी हुई, जो आज कंटिनेंट देखते हो ये कैसे बने, आज जो भूभाग जहां पर है वो कैसे बना, उसके बारे में जो थ्योरी देने वाला व्यक्ति था वो अल्फ्रेड वैगनार ही था। इसने बोला कि आज से 200 मिलियन साल पहले, इसने क्या बताया कि 200 मिलियन साल पहले क्या था, पृथ्वी तो थी, पृथ्वी बन चुकी थी। इसने कहा पृथ्वी तो थी, पर पृथ्वी के अंदर कुछ एक अलग चीजें थी। आज की जैसी पृथ्वी आपको दिखती है ऐसे नहीं थी, कुछ अलग प्रकार से थी। इसने बोला कैसे थी, लोगों ने पूछा, बोला बाबा जी बताओ, ज्ञान दो, कैसे थी। बोला मान लो ये पृथ्वी है। बोला ठीक है। तो इसने बोला पृथ्वी है तो भैया जी पृथ्वी ना पहले ऐसी हुआ करती थी कि सातों की सातों महाद्वीप जो थे ना बेटा, इसने क्या बताया कि सातों की सातों महाद्वीप ना पहले एक साथ जुड़े हुए थे। क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। इसने ये बताया कि सातों महाद्वीप क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। इसने ये बताया, आई बात समझ में। और जो सातों के सातों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे ना, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पेंजिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको पेंजिया कहा जाता है। इसने क्या बताया इसको कि जो सातों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, सातों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, उसको क्या कहेंगे, पेंजिया कहेंगे। आई बात समझ में, क्या कहेंगे बेटा जी, पेंजिया कहेंगे। उसके बाद इसने ये बताया कि सातों महाद्वीप एक साथ तो जुड़े हुए तो थे, और अब आप देखते हो 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर, लास्ट में आर्कटिक महासागर। ठीक है। अच्छा, इसने क्या बताया कि ये महाद्वीप जो थे, अब ये 5 महासागर जो थे, ये एक ही महासागर का हिस्सा हुआ करते थे। ये क्या थे, एक ही महासागर का हिस्सा हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार से जो है जल का भाग था, कुछ इस प्रकार से जो है जल का ये भाग था। आई बात समझ में, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, तो ये जो ये महासागर है, 5 महासागर एक साथ जुड़े हुए थे, इन महासागरों को कहा इसने पेंथालासा। इसको क्या कहा बेटा जी, इसने कहा ये है पेंथालासा। क्या कहा बेटा जी, पेंथालासा का। क्या कहा इसको, पेंथालासा का। आई बात समझ में। फिर इसने ये बताया इसके अंदर कि इसके अंदर क्या हुआ कि क्या हुआ, ड्यू टू टाइडल फोर्स। कौन सी फोर्स, टाइडल फोर्स, और कुछ टाइडल मतलब जवरीय फोर्स, बोयंट फोर्स है ना, टाइडल फोर्स और बोयंट फोर्स, जिसके ऊपर कोई लैंड मास कोई तैरता है, उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये जो भूमि के क्या हुआ, ये भूमि दो हिस्सों में बट गई। ये भूमि क्या हुई बेटा जी, इसने बोला यह भूमि क्या होगी, 2 हिस्से में बट गई। ठीक है, ये भूमि क्या हुई बेटा जी, ये 2 हिस्से में बट गई। यानी कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हमारी प्यारी पृथ्वी। अब इसने क्या बताया बेटा जी, ध्यान दीजिएगा कि ये प्यारी पृथ्वी जो थी 2 हिस्से में बट गई, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ऐसे करके ये बेटा जी बट गई। आई बात समझ में। अब देखो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और वापस से क्या बन जाएगा, पेंजिया बन जाएगा। वापस से क्या बन जाएगा, पेंजिया बन जाएगा। तो इसने क्या कहा कि जो ये चीज़ है ना बेटा जी, जो ये ऊपर वाला, इसका नाम तो दिया इसने क्या, अंगारा लैंड। इसका नाम क्या दिया बेटा इसने, अंगारा लैंड। इसी को ही लोरेशिया भी कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, लोरेशिया भी कहा जाता है। इसी को ही लोरेशिया कहा जाता है। और इसको क्या कहा नीचे वाले को, इसने कहा ये है गोंडवाना लैंड। ये क्या है बेटा जी, गोंडवाना लैंड। अभी भी 5 महासागर ऐसे की ऐसे हैं। वो 5 महासागर जो मिक्स रूप में हैं, यानी कि पैंथालासा ऐसा की ऐसा ही है। जो पैंथालासा अब भी है, बट पैंथालासा का रूप बदल गया। ये पैंथालासा था, अब ये पानी का भाग यहाँ भर गया। भरेगा कि नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा। ये पानी का भाग यहाँ भर गया। अभी भी महासागर है जिसको पैंथालासा कहा जिसने, पर जो ये बीच वाला भाग था जहाँ पानी आके ये जमा हो गया, इसको कहा इसने तेथीसी। इसको क्या कहा बेटा जी इसने, तेथीसी कहा, तेथी सागर। क्या कहा बेटा जी इसको, तेथी सागर कहा। क्या कहा, तेथी सागर कहा। आई बात समझ में। अब इसने कहा फिर से ये टाइडल फोर्स, जवरीय घटना, प्राकृतिक घटनाएं हुई, तो क्या हुआ, अंगारा लैंड फर्दर 3 हिस्से में बट गया और गोंडवाना लैंड फर्दर 4 हिस्से में बट गया। आई बात समझ में। कैसे, आइए समझते हैं। इससे पूछा बताओ अंगारा लैंड कितने हिस्से में बटा।
अंगारा लैंड। आपको दिक्कत आ रही होगी हिंदी में लिखने में, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, अंगारा लैंड, लिख दिया अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने। अंगारा लैंड से बेटा जी 3 महाद्वीप बने। एक बना बेटा जी आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, एक बना बेटा जी आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, यानी कि हिंदी में क्या लिखोगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या बना बेटा जी आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आई बात समझ में। दूसरा बना बेटा जी, इसने क्या बताया, दूसरा जो महाद्वीप बना वो कौन सा बना बेटा जी, यूरोप। दूसरा कौन सा बना बेटा जी, यूरोप बना। दूसरा बना बेटा जी आपका यूरोप। और तीसरा कौन सा बना बेटा जी आपका, तीसरा दोस्तों खूबसूरत तरीके से क्या बना आपका, एशिया। क्या बना बेटा जी आपका, एशिया बना। तीसरा कौन सा बना बेटा जी, एशिया बना। ठीक है, तीसरा कौन सा बना बेटा जी, आप कहोगे सर एशिया बन गया। आई बात समझ में। ये कहाँ से बने, अंगारा लैंड से बने। ये कहाँ से बने, अंगारा लैंड से बने। बोला अच्छा फिर गोंडवाना लैंड से क्या बने, बोला बचे हुए जो 4 महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड से बने हैं। वो किससे बने हैं, गोंडवाना लैंड से बने हैं। आई बात समझ में, किससे बने हैं, गोंडवाना लैंड से बने हैं। क्लियर। अब गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने, आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। इसने बोला एक तो बना बेटा जी आपका साउथ अमेरिका। एक क्या बना, इसने बोला बेटा जी आपका साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। क्या बना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसने बोला कि दूसरा क्या बना, यहां से दूसरा बना इसने अफ्रीका कंटिनेंट। क्या बना, अफ्रीका महाद्वीप। क्या बना बेटा जी, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा बना बेटा जी, इसने बोला ऑस्ट्रेलिया। क्या बना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या बना बेटा जी, ऑस्ट्रेलिया। एक बना बेटा जी आपका लास्ट में अंटार्कटिका। क्या बना, अंटार्कटिका। आई बात समझ में। इस प्रकार से 7 महाद्वीप बने। इसने बोला ठीक है, थील्स बता के गया, बिग बैंग थ्योरी बता के गई, एडविन हब्बल बता के गया, जॉर्ज लेमेंटायर ने बताया कि पृथ्वी बन गई। पर पृथ्वी बन गई थी ये बात सच है, पर पृथ्वी के अंदर जो 7 महाद्वीप आज जैसे दिखते हैं पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा। और 5 महासागर एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको पेंथालासा कहा। कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई तो ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड, जिसको लरेशिया भी कहा जाता है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। बोला गोंडवाना लैंड फर्दर 3 हिस्से में टूटा, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया। और नीचे वाला जो है आपका जो गोंडवाना लैंड वो 4 हिस्सों में बटा, नॉर्थ अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एक आपका यूरोप, एक आपका यूरोप कह रहा हूँ, एक आपका अफ्रीका, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और एक आपका अंटार्कटिका। ये 4 हिस्से में बन गया। आई बात समझ में। पर यहाँ पर इसने यहाँ तक नहीं रुका, इसने बताया कि इंडिया जो है ना, इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और इंडिया किसके साथ जुड़ा हुआ था, इंडिया पहले अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। इंडिया पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के साथ। और यही क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है, यही क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है। किस हिसाब से पूछेगी आपसे बेटा जी, इस प्रकार से पूछेगी कि इंडिया पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, तो ऑप्शन में अफ्रीका मिलेगा। अगर अफ्रीका नहीं होगा तो गोंडवाना लैंड लिखा होगा। जब इसे एविडेंस मांगे गया कि हाउ इट इज पॉसिबल इंडिया कि इसका पार्ट था, तो बेटा जी इसने प्रूफ के तौर पे क्या दिखाया, ध्यान दीजिएगा। अरे बाप रे, कहां गए रे, आजा। देखो ध्यान दो, ये ऐसे करके, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा जी, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है, ये मेडागास्कर है। ये क्या है बेटा जी, मेडागास्कर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पड़ता है, मोजाम्बिक पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है, मोजाम्बिक पड़ता है। इसने बोला इंडिया जो था इनके बीच में जुड़ा हुआ था, पहले इंडिया यहाँ था। इसने क्या बताया कि इंडिया जो था ना दोस्त, इंडिया वो पहले यहाँ था, इंडिया यहाँ था। इंडिया क्या हुआ, किसी फोर्स की वजह से यहाँ से टूट कर, ठीक है, यहाँ से टूट कर इंडिया कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया और ये एशिया के साथ जाके जुड़ गया।
इसे पूछा बताओ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे पास कोई प्रूफ है? बोला हाँ प्रूफ है। बोला दिखा। बोला देखो प्रूफ के तौर पे तो मैं बात करता हूँ किसकी, कि मैंने पता क्या करा। इसने बोला क्या करा? बोला मैंने यहाँ की वेजिटेशन की स्टडी करी और मेडागास्कर की यहाँ वाली की स्टडी करी, ठीक है, यानी कि इस वाले हिस्से की क्या करी, स्टडी करी। और जो ये भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, जब इसकी स्टडी करी तो दोनों की स्टडी क्या आई, सेम आई। दोनों की वेजिटेशन की जो स्टडी क्या थी, सेम थी। तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जिस प्रकार की वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है वही सेम यहाँ पाई जाती है। तो हाँ ये हो सकता है कि इंडिया यहाँ से टूट कर ही इस तरफ चला गया होगा और यहाँ पर आके जुड़ गया होगा एशिया में। पहला बहुत बढ़िया। तो इससे पूछा बता फिर हिमालय कैसे बना, यहाँ पर हिमालय बना हुआ है ना? बोला हाँ। बोला ये कैसे बना है? बोला बन गया होगा। बोला कैसे बना होगा? बोला बन गया होगा। पर ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ द माउंटेन फॉर्म्स। इस थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि माउंटेन कैसे बने। इसी थ्योरी के साथ फिर क्या हुआ, इसकी इस थ्योरी को आगे खंडन कर दिया गया। खंडन करने के बाद सिर्फ इसकी यहीं से क्या बात मानी गई कि हाँ ये बात सच थी कि इंडिया क्या था, इंडिया कह रहा हूँ कि सातों महाद्वीप पहले एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे जिसको पेंजिया कहा जाता था। कोई प्राकृतिक घटना हुई होगी कि जो दो हिस्सों में बना होगा, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और इंडिया किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड से 4 द्वीप बने हैं। कौन कौन से बने हैं? एक आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप, एक अफ्रीका महाद्वीप, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चौथा कौन सा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके गोंडवाना लैंड से बने हैं। लोरेशिया यानी कि जो अंगारा लैंड है उससे कौन कौन से बने हैं? एक आपका नॉर्थ अमेरिका बना है, एक यूरोप बना है, एक एशिया बना है। और इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसने प्रूफ करके इस चीज़ को जो है थ्योरी साबित कर दी थी। इसीलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है और इसीलिए इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है कि हाउ द कंटिनेंट फॉर्म्स, यानी कि कंटिनेंट महाद्वीप कैसे बने। कंटिनेंट और महाद्वीप ऐसे ही बने थे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो है, समय कितना हो गया दोस्त? समय जो है अपने पास कम रखा है दोस्त। चलिए तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा IUGG पढ़ेंगे, पर आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो हम जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक वहाँ पर बताएंगे, पर्वत कैसे बने, ये सब कर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए आप इतना जो है आज का जो हम क्वेश्चन बैंक लगाएंगे फटाफट से लगाते हैं। आज हमने क्या पढ़ा और आपने कितना सीखा उस क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्वल डे और नाइट होता है। इक्विनॉक्स साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। कौन कौन सी तारीख को होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च वाले को क्या कहा जाता है? बसंत विषु। 23 सितंबर वाले को क्या कहा जाता है? शरदकाल विषु। समर सोलिस्टिस कब होता है? 21 जून को। समर सोलिस्टिस होता क्या है कि सूर्य जब कर्क रेखा के लंबवत होता है। विंटर सोलिस्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को। विंटर सोलिस्टिस होता क्या है? जब सूरज मकर रेखा के लंबवत आ जाए। नंबर 10। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब सूर्य इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा के लंबवत आ जाए। नंबर 11। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में कितने टाइम जोन है? 24। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस में है? रशिया में। कितने हैं? 11 हैं। आई बात समझ में? अच्छा बात ये पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है कहाँ से गुजरती है? ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच सिटी से गुजरती है। अच्छा जी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है? 111.37 किलोमीटर होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत कौन से गोलार्ध में है? आपको होगा सर पूर्वी गोलार्ध में है। आई बात समझ में? 18वां क्वेश्चन, और क्या बताओगे आप यहाँ से? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? अल्फ्रेड वैगनार ने। इसने कॉन्टिनेंट पेंजिया किसको कहा जाता है? पेंजिया किसको कहा जाता है कि सातों महाद्वीप पहले एक ही भूभाग का हिस्सा थे, उसको पेंजिया कहा जाता है। जब पेंजिया 2 भागों में कितने भागों में टूटा? 2 भागों में टूटा। कौन कौन सा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने? आपको सर 4 महाद्वीप बने। कौन कौन से? याद करो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। इंडिया किसका हिस्सा था पहले? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में किसका हिस्सा था? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बेटा जी ये आज देखो अब 25 में से
जिसके भी मान लो 22-23 क्वेश्चन ठीक है तो एक्सीलेंट कहूँगा बेटा जिसको तो मैं, और जिसके 25 में से 25 ठीक है तो बेटा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार तरीके से। और जिसके 20 से कम है बेटा, यूँ मान के चलो आप बिलो बिलो एवरेज भी नहीं कहेंगे, एवरेज हो आप, ठीक है, एवरेज हो आप जिसके 20 से, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा आपका, इस वजह से आपने कैचिंग पावर नहीं पकड़ पाए होंगे। पर 20 से ऊपर है तो आप मान को गुड है, 22-23 ठीक है या फिर 25 ठीक है तो एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया तैयारी है। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, समय हो चुका है पूरा, कितना समय हो चुका है, ठीक है, ध्यान दो। अब मैं फिर से बता देता हूँ अपना टेलीग्राम, जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। ठीक है, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर, मेरी पिक्चर मिलेगी। कोई डाउट होता बेटा जी कभी भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज सेशन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हम IUGG के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, अंतर्राष्ट्रीय भू आकार भूभौतिकी संघ। इसके हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी को नीचे की तरफ यानी धरती के नीचे कितने हिस्सों में बांटा गया है, कितने किलोमीटर धरती नीचे गहराई कितनी है, तो वो सब चीज़ें बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपने सेशन का एंजॉय किया होगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बनाना, ताकि नोट्स बेटा जी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये नहीं पता, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर एक कोचिंग करने के बाद जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो कभी भी किसी एग्ज़ाम की जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपकी क्विक रिवीजन में आपके नोट्स ही काम आते हैं। आप सोचो कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम जो हैं ऐसे ही हमको याद रहता है, बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, कि आपको हमेशा जो साल 2 साल, क्या पता आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद निकले, साल बाद निकले, तो आपके नोट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन में आपके काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।